अभिनंदन है आपका, वरुण स्ट्रो में। ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव, माँ लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका, वरुण स्ट्रो। और नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग, यह प्रतिदिन हम प्रस्तुत किया करते हैं। और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है त्रिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है। और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, उनके सौजन्य से हम सफल पूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है। और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर हम आपके लिए अलग से इस पूरे प्रस्तुति का लघु रूप, आपके सुझाव के अनुरूप हम नित्य प्रस्तुत करते हैं। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं। जी हाँ, सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन होने के संकेत है, यह इस प्रस्तुति में, जिसे हम तारा बलक कहते हैं, यह बोलता 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार चंद्रमा जिस राशि में जन्म को लिए बैठे हैं, जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना है, संकेत क्या मिल रहा है, जिसे हम चंद्र बलम कहते हैं। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का ज्योतिष मुहूर्त, मुहूर्त ज्योतिष कहें, जो किसी भी कार्य में जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, उसमें उस कार्य करने का शुभ और अशुभ काल कौन सा, काफी उपयोगी। और उपयोगिता के मद्देनजर यूट्यूब पर अंग्रेजी और हिंदी में पोस्ट, इसकी चर्चा कर सकते। पांचवा और अंतिम भाग, अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में जन्म तिथि के स्वरूप में हमें प्रदत्त करते हैं। और ये अंक हमारे साथ शुभता अशुभता दोनों के साथ यहाँ अंक हमारे लिए कार्य करते हैं। और इसलिए उन्हें जानना, उन्हें पहचानना, उन्हें समझना और उनका सही उपयोग करना, ये हमारे लिए नितांत आवश्यक। और इसी उद्देश्य से यह प्रस्तुत। साथ ही साथ अंक बोलते नहीं। आज का अंक किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए संदेश क्या लेकर आए, शुभता अशुभता के संदर्भ में क्या बोल रहे हैं, इसी परिस्थिति में तो चलिए इस प्रकार पांचों भाग आपके लिए हम संजोकर इसे अच्छी तरह से संकलित करके आपके लिए, आपके उपयोग के लिए, आपके ज्ञानार्जन के लिए और आपके जीवन में शुभता लाने में तो हम लाए। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह प्रस्तुति आपके लिए रोचक, महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होने वाला, ज्ञानवर्ध साथ साथ ज्ञानवर्ध। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आज से पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम है, किंतु इसकी क्षमता उतनी ही नहीं है, इसकी सीमा कहीं उससे अधिक। यह हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम सबके निर्णय को, क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। यह पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। पंचांग की भूमिका को देखते हुए, हम सबके जीवन में इसकी महत्ता को देखते हुए
आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध हो। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को भी सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के। तो चलिए अब देर न करते हुए चलते हैं पंचांग की तरफ। और पंचांग पे जाने के क्रम में श्री राम का नाम, श्री हनुमान का नाम लेते थे। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले भाग। आज का दिनांक 16 जनवरी 2026, माह माघ, पक्ष कृष्ण, शाखा संवत 1947, विश्वसु विक्रम संवत 2083, कलायुग और कल युग का 5वां। आज का सूर्योदय 6:37 पर, सूर्यास्त 5:21 sunrise at 6:37 a.m. and sunset at 5:21। आज का दिशा से पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा कर सकता। पंचांग के पांचों इस प्रकार: द्वार शुक्रवार, तिथि रात्रि के 10:21 तक त्रयोदशी, जो जय तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात चतुर्दशी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल प्रातः यानी पूरे दिन, आज पूरी रात, कल के सूर्योदय के पश्चात में 8:12 तक मूला, जो केतु के जिसके स्वामी है, उसके बाद पूर्वाषाढ़। योग रात्रि के 9:06 तक योग, तत्पश्चात व्याघात। और करण प्रातः 9:21 तक कर, तत्पश्चात रात्रि के 10:21 तक वणिज और फिर वृश्चिक। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कब है। आज चतुर्दशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों है। और इस स्थिति में भोलेनाथ हमारे कहाँ वास कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय। त्रयोदशी तिथि तक भोलेनाथ भोजन पर है और तत्पश्चात शमशान में है, दोनों सुख में। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:38 से 12:21 तक, अमृत काल देर रात्रि 1:09 से रात्रि के ही 2:55। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:47 से 2:30 अपराह्न तक। गोधूली विला संध्या 5:19 से 5:45 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 0:26। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:40 से 11:59 तक। गुलिक काल प्रातः 7:58 से 9:18 प्रातः तक। अब यमगंड अपराह्न 2:40 से अपराह्न 4:01 तक। और वर्ज मुहूर्त 2 भागों में। पहला भाग अपराह्न 2:36 से 4:21 तक और दूसरा भाग 6:26 कल भोर में सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद तक, यानी प्रातः 6:26 तक कल से 8:12 प्रातः। गंडगोल प्रातः 6:37 यानी सूर्योदय से, जो कि पहले से चल रहा है, फिर प्रातः 8:12। और भद्रा रात्रि के 10:21 से आरंभ और कल दिन सूर्योदय के बाद दिन के 11:15। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो ग्रहों के गोचर के कारण सारे ग्रह एक तरह से कमजोर अवस्था में हैं। कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं। और इस प्रकार सारे ग्रह अंश के अनुसार कमजोर अवस्था।
कुछ बकरी हैं, इसके कारण कमजोर अवस्था में है। और इनकी सारी सूची आपके समक्ष है। मंगल देव राशि परिवर्तन आज किए हैं और मकर राशि में होते हुए उच्च राशि। वहीं बुधदेव, मंगल देव, बुधदेव और शुक्रदेव अस्त अवस्था में। तो ये रहे हमारे राशियों के ग्रहों की स्थिति। राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र के अनुसार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और बृहस्पति और बुध, बृहस्पति की राशि में बुध, बुध की राशि में बृहस्पति, ये आपस में राशि परिवर्तन। शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह है। बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, चंद्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ये ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 3 ग्रह। वे हैं सूर्य, सूर्यदेव, बृहस्पति देव और राहुदेव। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। और इस प्रकार सूर्यदेव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह। देखिए राशि सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव के राशि में सबसे ज्यादा ग्रह और सूर्यदेव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु, चंद्र, मंगल, शनि, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, ये स्वतंत्र ग्रह हैं। और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज प्रातः ही मंगल का राशि पर, मंगल देव का राशि परिवर्तन हुआ है 4:36। जब वे जब वे धनु राशि से मकर राशि में आए हैं और ये उच्च। इस प्रकार हमारे पहले भाग की प्रस्तुति समाप्त हो। अब हम आपको ले आए हैं ऐसी जगह पे, जी हाँ, बहुत ही उपयोगी। सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ नहीं बोलते। तारा बोले इसका नाम है। आज का दिन सितारे हमारे क्या क्या है। विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए, हम सब जितने जो भी नक्षत्र में जन्मे जातक हैं उनके लिए आज के सितारे शुभता के संदर्भ में क्या बोल रहे और यहाँ और वो कभी झूठ नहीं। इसे तारा बलम कहते हैं। आपके समक्ष एक सारणी प्रस्तुत है जिसमें तारा बलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के नक्षत्र जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं उससे संबंधित है। और तारा बलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हम सबका जन्म नक्षत्र की सूची। हमें अपने नक्षत्र को चिन्हित करते हुए आगे बढ़ना है और जहां भी चंद्रमा का गोचर मिलता है वही आज हमारा फल। कुल 9 तरह की स्थिति फल हो सकते हैं और ये 9 तरह के फल जन्म जब हमारा आज का तारा संकेत दे सकता है कि जन्म, संपत, विपत, क्षेम, तेरी, साधक, मैथनी, विक्रिया के मित्र है। और जब भी हमारा तारा इसका सितारा बोलता है कि आपका तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र आदि मित्र में है तो शुभता की तरफ इशारा देता है। और उसमें उस स्थिति में हम दैनिक कार्य, विलंबित कार्य का निष्पादन और नए कार्यों का आरंभ कर सकते, उसमें शुभता की अपेक्षा हम रख सकते। किंतु यदि आज का तारा यह संकेत दे रहा है, आज का सितारा ये कह रहा है कि आपका तारा जन्म, विपत, प्रत्यय, नैधन्य में है तो अशुभता की तरफ इशारा करता है, अशुभता के को इंगित करता है। और वैसी स्थिति में दैनिक कार्यों में सावधानी, पूर्व आरंभ किए कार्यों का निष्पादन सावधानी पूर्वक और साथ ही साथ नए कार्यों का आरंभ बिल्कुल नहीं। और तारा आज यदि अशुभता की तरफ इंगित कर रहा है उसे अति उत्साहित होकर शुभ तारा में परिवर्तन करने का जोखिम नहीं, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं उसे शुभता की अपेक्षा रखते हैं। और जब हम इन तारों को, अशुभ तारों को हमारे लिए ये परीक्षा की और परीक्षा की निकल आता है कि उसे हमें कितना दिन बर्दाश्त कर सकते हैं ताकि हम इंतजार करके अच्छे पल का इंतजार करें तो बेहतर।
हम अति उत्साहित होकर अगर ये कोई उपाय करते हैं और वो फलित नहीं हो पाता है, फिर हमारे कार्य में अशुभता ही बेहतर है कोई जोखिम। यह ताराबलन मुख्यतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम ग्रहों के बारे में कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से अशुभ, यह जान सकते हैं। और यह जानकर हम दशा महादशा का फल, ग्रह में बैठे जन्मकुंडली में बैठे ग्रहों के फल और इनसे संबंधित जो जातक है, विभिन्न जातक जो हमसे मिलते हैं, उन वे हमारे लिए कितने उपयोगी होंगे, कितने सार्थक होंगे, कितनी परेशानी भरी चुनौती दे सकते हैं, ये सभी कितना उपयोगी है ये हम अद्भुत पद्धति है नवतारा चक्र पद्धति। यह नवतारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो वैसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि कुल 27 नक्षत्र हैं और ग्रह 9 ही है, फिर कौन से नक्षत्र किसके फल देंगे? इसको जानने के लिए हम 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध करते हैं 9 नक्षत्रों की सूची में, और 9 नक्षत्रों की सूची में उसे सूचीबद्ध करके हम 3 श्रेणियों में रखते हैं, और ये 3 श्रेणियां आपके समक्ष प्रस्तुत। अब इस तरह से हम इसे सूचीबद्ध कर दिए और उसके बाद ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है, और वे होते हैं केतुदेव पहला ग्रह, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इन्हें ग्रहों से, इन नक्षत्रों से जोड़ने हेतु पहला नक्षत्र जो हर श्रेणी में से है, यानी पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र, इनके स्वामी केतुदेव पहला ग्रह होते हैं। उसी प्रकार दूसरा ग्रह शुक्रदेव, इनके साथ दूसरा एक हर श्रेणी में से दूसरा नक्षत्र, यानी दूसरा 11वां, 20वां नक्षत्र, इनके के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। सूर्यदेव तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र के स्वामी बनते हैं। चौथा, 13वां, 22वां के चंद्रदेव बनते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामी बुधदेव बनते हैं। फलित कैसे करते हैं? यह सारणी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे संजो कर भी रख सकते हैं। फलित कैसे करते हैं, महत्वपूर्ण है। फलित करने के लिए जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है, हम उसे चिन्हित करें, और उसे चिन्हित कर, जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ था उसे चिन्हित करके संबंधित ग्रह को पहचानते हैं जो हमारा जन्म ग्रह बनता है। यही हमारा ग्रह जन्म ग्रह है। गणना यहीं से आरंभ होती है, जीवन की यात्रा हमारी यहीं से शुरू होती है। हमारा जन्म इसी दशा महादशा में आरंभ होता है, और पिछले जीवन में गणना यही समाप्त हुई थी, इसी दशा महादशा में हमारी मृत्यु। यह आप जन्म कुंडली में जो दशा महादशा का फल है उससे आप देख सकते हैं। दशा का अवधि अगर 6 साल है या 18 साल है, 20 साल है, वैसे इस अवधि में हम वैसे देख सकते हैं कि भूगांश, शेषांश, रेसिडुअल पार्ट, बैलेंस, ये करके विभिन्न सॉफ्टवेयर देते। तो चलिए मुख्य प्रस्तुति में चलते हैं। यहीं से गणना आरंभ होती है, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह बनता है वह हमें पीड़ा देता है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनता है वह हमें हमारे लिए सुखकारी होता है। दूसरा ग्रह संपत्ति का कारक होता है। तीसरा, चौथा से 6 का, छठा साधक का, आठवां मित्र का, और नौवां अति मित्र का। जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती जाती है, शुभता अशुभता दोनों की बढ़ती। तो इस प्रकार हम ग्रह को पहचान लिए कि कौन से ग्रह हमारे लिए कितने शुभकारी हैं, कितने अशुभकारी। और यदि हम जान जाते हैं तो दशा महादशा का फल कैसा होगा, अवधि हम देख सकते हैं कि कब कब से अवधि हमारी है, तो किस दशा महादशा का, और वो कैसा फलदायी होगा। उसी तरह जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, फलित कैसा दे रहे हैं, किस भाग में है, और कहाँ बैठे हुए हैं, किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये सभी जानकर हम फल की कामना कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं। और विभिन्न लोगों से जो हम मिलते हैं, जुड़ते हैं, किसी से बहुत ज्यादा जुड़ गए, यानी उस समय यदि हम बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं या हम किसी भी संपर्क में जुड़ रहे हैं, यदि वो हमारे लिए दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां होता है तो हमारे लिए सुख फलदायी है। वही पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां हुआ तो हमारे लिए बाधा, चुनौती, अभ्यास। तो हम सावधान हो सकते।
इस प्रकार यह हमारे जीवन के लिए अति उपयोगी शुद्धता लाने के उद्देश्य से बहुत ही कारगर है। और इसी उद्देश्य से हमने YouTube पर भी वीडियो डाल रखा है, नवतारा चक्र पद्धति पर, चूंकि अद्भुत पद्धति है, इसे सबको अपनाना चाहिए। और इसमें हम भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली की चर्चा, इसकी छोटी सी व्याख्या आप देख सकते हैं और देखकर उससे लाभान्वित हो सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर नवतारा चक्र पद्धति को अपनाकर अपने पूरे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आप अपने जीवन में कब चुनौती आएगी उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रख सकते हैं और शुभ कार्यों का निष्पादन शुभ महादशा के क्रम में योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं और शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए वापस तारागण पर चलते हैं और देखते हैं कि आज के सितारे हमारे क्या संकेत लेकर आए, क्या बोल रहे हैं शुभता शुभता के बारे में। आज का तारा, आज चंद्रमा पूरे दिन पूरे रात कल 8:12 सुबह तक मूला नक्षत्र में है और इसलिए एक ही फल। जी हाँ, इसलिए दोनों की स्थिति आज एक ही है, एक ही जगह। हमने चूंकि सूर्योदय से सूर्योदय, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक पंचांग होता है, इसलिए सभी का आज एक ही। यदि हमारा जन्म मान लीजिए भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्व सार नक्षत्र में हुआ है तो अति मित्र है। वहीं यदि दूसरे ग्रह हुआ है तो उसी तरह से हम दूसरे नक्षत्रों की सूची उसी तरह से देख सकते हैं। और पुनर्वसु विशाखा या पूर्व भाद्रपद में हुआ है तो हमारे लिए क्षेम का कारक होता है, वह भी शुभ। इस प्रकार हम अन्य ग्रहों के बारे में भी देख सकते हैं। यदि हमारा पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ तो हमारे लिए विपद का कारक है। वहीं यदि कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साला में हुआ तो मित्र है। यदि रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र में हुआ तो हमारे लिए समस्या का कारक है, अति समस्या। इसलिए इस तरह से सितारे हमारे इंगित कर रहे हैं। पुनः बता दें कि जहां भी शुभता है वहां आप शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं, दैनिक कार्यों के लिए भी और नए कार्य का भी आरंभ कर सकते हैं। जहाँ अशुभ है वहां थोड़ा सावधानी बरतें दैनिक कार्य में और नया कार्य आरंभ न करें। साथ ही साथ कोई भी उपाय आप केवल जानकारी रखें, उपाय करके उत्साह पूर्वक उसे अपने आप को जोखिम में लेकर जानकारी हेतु प्रस्तुति आपके समक्ष है। यदि किताबों में जो लिखा है वो आपके समक्ष है, लेकिन अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, हम भी इसका उपयोग नहीं करते। आज का तारा जन्म में है तो पीला कर दो पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में है तो गुड़ का दान, पत्ते में तो नमक का दान, निर्धन है तो त्याज बहुत, मजबूरी हुई तो 3 सहित 100 का दान। ये रहे प्रस्तुति तारा बलन पर और नवतारा चक्र पद्धति। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। आज राशि परिवर्तन चंद्रमा का नहीं है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा है और इसलिए इसे चंद्र बलन कहते हैं। इसलिए वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं और अन्य राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत उतने नहीं। इसलिए उन्हें इस देव से प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है। और इस प्रकार हमारा यह प्रस्तुति चंद्र बलन का तीसरे भाग यहाँ समाप्त होती है। चौथे भाग में आपको ले आते हैं चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का बहुत ज्योतिष है जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी कार्य को उसमें शुभता बनाए रखने, शुभ कार्य करने के यह कार्य क्या है, पूजा पाठ हो, दैनिक कार्य हो, पूजा पाठ हो या कोई भी कार्य आज हम आरंभ कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, वह सारी परिस्थितियों के लिए जिसमें हम शुभ कार्य करने के लिए करते हैं और शुभता की उम्मीद करते हैं, वो सारे कार्यों के लिए होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो, फिर भी कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा हो मुहूर्त भले देखे नहीं, लेकिन अपने कार्य में शुभता सुनिश्चित जरूर चाहता है। हेतु हम सलाह देते हैं कम से कम चौघड़िया जरूर। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में
चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया हमने यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है। आप उसे संदर्भित कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। संक्षेप में हम बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से जोड़ने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और इस प्रकार प्रातः दिन का चौघड़िया और रात का चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। और हर दिन के अनुसार चौघड़िया होते हैं, जो कि दिन से ही जुड़ते हैं। और दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, अलग अलग ग्रह हैं और उनकी उपयोगिता अलग अलग है। वे अलग अलग प्रयोजन के लिए, अलग कार्यों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त हैं और विभिन्न कार्यों के लिए फलदायी है विभिन्न रूप से। इसलिए चौघड़िया का भी जो शक्ति है वो बढ़ती है, ग्रहों से संबंधित कार्य भी वह उसके अधीन चला जाता है और इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ती है। चौघड़िया देखते समय हमें जरूर देखना चाहिए कि जिस चौघड़िया का उपयोग हम करने जा रहे हैं वह चौघड़िया कहीं अशुभता से व्याप्त तो नहीं। कुल दिन में 3 अशुभताएं होती हैं और रात में एक। दिन में राहु काल, काल बेला और वार बेला से प्रसिद्ध हो सकता है चौघड़िया, और रात्रि में काल रात्रि। दिन का प्रभुत्व दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है और सूर्य देव तथा उनके पुत्र शनि देव में आपस में कटुता रहती है। इसलिए शनि देव का जो चौघड़िया है काल चौघड़िया, जबकि वो दैनिक कार्यों के लिए धनोपार्जन के लिए काफी उपयोगी है, किंतु प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित है। और रात्रि का चौघड़िया में रात्रि में चंद्रमा का प्रभुत्व होता है। चंद्रमा के पुत्र बुध देव उनसे नाराज रहते हैं, इसलिए उनका जो चौघड़िया है बुध का लाभ चौघड़िया प्रति रात वह अशुभता से व्याप्त काल रात। इस प्रकार हमने जो अनुभव के आधार पर पाया है यह हमने आपसे साझा। अब आज का देखते हैं कि आज का चौघड़िया क्या कहते हैं। आज का चौघड़िया आप देखें, शुक्रवार का दिन है, चर चौघड़िया से दिन आरंभ है, चर चौघड़िया से दिन समाप्त। रात्रि का चौघड़िया रूप चौघड़िया जो मंगल का चौघड़िया उससे आरंभ है, मंगल के चौघड़िया से रात्रि समाप्त है। बीच में अमृत चौघड़िया जो प्रातः 9:18 से 10:39 तक है वह वार बेला से ग्रसित है। और काल चौघड़िया जो 10:39 से 11:59 तक है वह काल बेला और राहु काल दोनों से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो 8:40 रात्रि से 10:20 रात्रि तक है वह काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार सारे चौघड़िया आपके समक्ष में रखा और उसमें से 3 चौघड़िया अशुभता से व्याप्त है, 2 दिन के और 1 रात। और आप इसके अनुसार अपने चौघड़िया का जो भी आप उपयोग करना चाहें कर सकते हैं और अपने कार्य में तो उतर ला सकते हैं और अपने जीवन में आप जीवन को ऊर्जा से बनी कर जब सुविधा आती है तो जीवन में ऊर्जा बनी करती। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंतिम भाग में चलते हैं, 5वां भाग में अंक ज्योतिष। जी हाँ, अंक ज्योतिष के अनुसार अंक बोलते, अंक कहते हैं, अंक कर्म करते। तो आइए अंकों का कर्म को पहले पहचानें कि अंक विभिन्न अंकों में जो हम उपयोग करते हैं वह अंक हमारे लिए कैसा हो। तो कैसे पहचाने अंकों को? अंकों की दुनिया में हम आपको दिया है कि अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक ही अंक उपयोग में होते हैं, 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं लेते। और जब भी 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समझ आता है तो हम उसे एकल अंक में परिवर्तित करते हैं या बोल सकते हैं। इन अंकों को देखें, 1 से 9 तक के अंकों को देखें तो 5 जो अंक है वह सभी अंकों को संतुलित करता है, क्योंकि यह मध्य में आता है, सभी अंकों के बीच में 1 से 9 के बीच में आता है, इसलिए इसकी शक्ति ज्यादा होती है। ये अंक विभिन्न 1 से 9 तक अंक और 9 ग्रह, ये सभी अंक किसी न किसी ग्रह से शासित। 1 सूर्य से, 2 चंद्रमा से, 3 बृहस्पति से, 4 राहु से, 5 बुध से, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 शनि और 9 मंगल से। और इन ग्रहों के अलग अलग तत्व, अलग अलग गुण, अलग अलग ऊंचाई होती है।
जो जो अंक हमारे साथ उपलब्ध है, उन अंकों की ऊर्जा हमें मिलती है, उनके तत्व भी हमारे पास मिलते हैं, किंतु जो नहीं है उनके ऊर्जा, तत्व तथा गुणों से हम वंचित हैं, और यही हमें व्यवस्था कर। दूसरा, यदि कोई अंक 2 बार से ज्यादा आ जाता है तो वैसी स्थिति में भी उस ग्रह संबंधित अंक के ग्रह से शासक ग्रह के तत्व, गुण और ऊर्जा हमारे में अधिकता होती है, जो हमारे लिए अनुपयोगी होती है, हमारे लिए सार्थक नहीं होती, नुकसानदायक हो सकती। इस प्रकार हम अंकों को पहचानते हैं, कौन से अंक हमारे ज्यादा आ रहे हैं, कौन से कम है, अंकों को संतुलित कैसे करें। इन अंकों को इनके ग्रहों के गुण से, उनके कार्य से और उनके तत्वों से को देखते हुए विभिन्न अंकों को, अंकों की दुनिया में विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सूर्य होता है, सरकार से या बॉस, 2 को रानी से, पार्टनर से, 4 को गुरु से, सलाहकार से, 3 को गुरु से, सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, कल्पनाशील में रखने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, आगे आगे। 5 को बुद्धि से, 6 को शुक्र से, तो मंत्री से, सॉरी, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री से, सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, पूर्वानुमान। 8 अधीनस्थ से, यानी समाज के नीचे तबके के लोगों से, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, नौकर चाकर से और न्यायाधीश। 9 सेनापति से, पुलिस, डॉक्टर तक। इस प्रकार हम विभिन्न नामों से जानते हैं, और नाम के अनुसार यदि इनको देखें तो हम आपस में कैसा संबंध होगा वह भी हम कुछ समझ सकते हैं, कुछ हद तक। थोड़ी सी चर्चा हम आगे भी करेंगे, दुश्मन को पहचानेंगे। अब दुश्मन को जब पहचान लिए तो हम बाकी अंक हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं, तटस्थ भी होंगे, हमारे लिए नुकसानदायक। तो पहले नुकसान देने वाले अंकों को पहचानने की प्रक्रिया। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक प्रदान करते हैं, जन्म तिथि के रूप में, उपहार के रूप में। यहाँ वह जन्म तिथि के रूप में आता है, वह उपहार, और वह स्थिर होता है, वो बदलता नहीं है पूरे आदमी। और ये अंक तिथि, माह और वर्ष के रूप में आता है। तिथि और माह 1 अंक में भी हो सकते हैं, 2 अंक में भी हो सकते हैं, और वर्ष 4 अंक में। और अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत के अनुसार इन सभी अंकों को एकल अंक में परिवर्तित करना। तिथि जो होता है वह हमारा मूलांक कहलाता है, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। वही तिथि और माह यह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, इसे एटीट्यूड में कहते हैं। तिथि को जिसे मूलांक हम कहते हैं, उसे बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं। यह काफी उपयोगी होता है, और तिथि, माह, वर्ष तीनों को जब जोड़ देते हैं एकल अंकों को, और उसमें प्रयुक्त हुआ जो परिणाम आया वह उसे एकल अंक में परिवर्तित करके जो अंक होता है वह हमारे लिए ज्ञान कहलाता है। हमारे, तो जिसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। कल्पना कीजिए, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है, तो बस का चलना कितना मुश्किल है। वही स्थिति यहाँ पर होती है। ड्राइवर का अंक और कंडक्टर का अंक यदि शत्रु निकल गए दोनों, तो हमारे जीवन का आरंभ से ही स्ट्रगल होता है। दूसरी स्थिति होती है, कल्पना कीजिए बस का ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र है, किंतु कुछ पैसेंजर सवार हो गए कुछ किसी पड़ाव पर, और वहां से बस का चलने में बाधा हो, क्योंकि कंडक्टर और बस ऐसे पैसेंजर हैं जो उनके दुश्मन हैं, किसी के भी। तो वैसी स्थिति में बस का चलने में बाधा हो सकती है, रुकावटें हो सकती है, अड़चन आ सकती है। हमारे जीवन में जो होता है, हम कुछ अंक को अर्जित कर ले आते हैं, ऐसे अंक जो ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु अंक है, वैसी स्थिति में परेशानी पर। तो अंकों को पहचाने कौन से शत्रु अंक है, कौन से शुभ अंक। साथ ही साथ अंकों की व्यवस्था करने के लिए हम संतुलित करेंगे कौन से अंक है वह हम पहचानें, और किन अंकों से परहेज करें यह पहचानने के लिए पहले ये देखते हैं कि कौन से अंक इसको जब हम लाएंगे
तो पहले ये जानेंगे कि कौन से अंक हमारे जन्म कुंडली में जो ईश्वर ने जिन अंकों को दिया है उस उद्देश्य में अनुपलब्ध है, और कौन से अंक बार बार आइए इसको देखें। आपके पास हमने एक बॉक्स रखा है, दो बॉक्स रखा है। एक बॉक्स में पूरे अंक भरे हुए हैं और थॉट, विल, एक्शन, इंटेलिजेंट, इमोशनल, प्रैक्टिकल आदि लिखे हुए। ये सभी उसको दर्शाते हैं कि जातक का जो अंक है वह क्या दर्शाता है। थॉट प्लेन के लिए 4 3 9, 4 3 8। विल के लिए जो आत्मबल है उसके लिए 9 5 1। एक्शन के लिए 2 7 6। और इंटेलिजेंट के लिए, इंटेलिजेंस देखने के लिए 4 9 2। इमोशनल लेवल देखने के लिए 3 5 7। और 8 1 6 प्रैक्टिकल देखने। जिस जातक का जन्म कुंडली है, एक हमने जन्म तिथि दी है यहाँ, उदाहरण के तौर पर शैक्षणिक उद्देश्य से उनका जन्म तिथि आज और यह हम शैक्षणिक उद्देश्य से, आपके सिखाने के उद्देश्य से हम लिए, क्योंकि एक ही अंक अगर हम लेते तो बोर हो सकता था प्रतिदिन, इसलिए यह दूसरी तरह से। और जितना बॉक्स बड़ा होगा उतना ही प्रतिशत उस प्लेन का परिणाम हो। अब देखते हैं इस जातक का। इस जातक का देखें, सभी अंक भरे हुए हैं लेकिन एक अंक 4 बार है, जो सूर्य का अंक है। और 3 5 और 8 ये मिसिंग नहीं। तो जब भी हम संतुलित करेंगे तो 3 5 8 की व्यवस्था जरूर करेंगे। और 5 तो ऐसा अंक है जब हम देख रहे हैं कि वो संतुलित अंक है, इसके कोई दुश्मन नहीं होते, इसलिए 5 अंक की व्यवस्था को सबसे पहले करनी चाहिए। 4 ये हमने जो बताया, 4 9 2 इंटेलिजेंट, 3 5 7 इमोशनल। डायगनल यदि देखें तो 3 4 5 6 का जब संयोग होता है तो उसे गोल्डन राजयोग बोला जाता है ज्योतिष में। और 8 5 7, तो 8 5 2 जब होता है, फिर ये डायगनल जब होता है तो उसे हम सिल्वर राजयोग कहते हैं। जातक का 5 यदि उपलब्ध आ जाता है तो गोल्डन राजयोग बनता है। वही 8 अंक यदि व्यवस्था हो जाती है तो सिल्वर राजयोग बनता है। लेकिन 8 लाए कि नहीं लाए, यही विषय है। अब यदि दो कल्पना आप हमने शुरू में की थी कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में सब, दूसरी कल्पना ड्राइवर और कंडक्टर मित्र हैं, बाद में हम किसी अंक को ले आए। तो पहले कोई भी अंक ज्योतिष हमारी सभी समस्याओं का आकलन यह करता है कि जब भी समस्या है पहले ड्राइवर कंडक्टर को देखता है, आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं, और पहले वह करेक्शन करने की व्यवस्था करता है। क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर पूरे जीवन भर चलते हैं, ये जन्म तिथि स्टैटिक होता है और ऐसे अंक की व्यवस्था की जाती है जो स्टैटिक हो। जो हम उपाय करें, ऐसा अंक लाएं जो स्टैटिक हो, जो दोनों के बीच का, यदि इस जातक का ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 1 है, 7 और 1 आपस में अगर शत्रु हैं तो ऐसे अंक की व्यवस्था की जाती है जो 7 और 1 का मित्र हो और दोनों को संतुलित। वो अंक लाएंगे कहां से? अंक तो हमको ढूंढ लिए कि या तो 4 होगा, या 5 होगा, 3 होगा, 8 होगा, 2 7 6, इतना में से व्यवस्था कर सकते। लेकिन स्रोत क्या होगा? स्रोत ऐसा होना चाहिए जिसकी आयु लंबी हो, जो जन्म तिथि के अनुसार ही लंबी आयु वाला, वो होता है नाम। इस धरती पर आने के बाद धरती के ईश्वर माता पिता हमें यह नाम देते हैं। जी हाँ, नाम का अंक होता है नामा। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहां से आए? बिल्कुल आपका कहना सही है, अक्षर से आपसे सही है, सहमत है। लेकिन ये नामांक के अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं और उसी से हम परिवर्तन करते हैं। ये देखिए आपके समक्ष। और इस तरह से इस जातक का भी हम नाम हमने परिवर्तन किया। इनका नाम है कबीर बेदी। इनकी जन्म तिथि आज है। इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। और इनका देखें, नाम का जो पहला अक्षर है वह 2 दे रहा है। आपको बता दें कि नाम का जो अक्षर होता है, जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती है उसकी इंटेंसिटी, ऊर्जा घटती जाती है। इसलिए हम कभी कई बार जब भी समूह में खड़े होते हैं, नाम का जो पहला अक्षर पुकारा जाता है ज्यादा ऊर्जा देता है, चेतना जागती है। और जैसे जैसे नाम का आगे बढ़ते जाता है, हम नाम खत्म होने के पूर्व ही रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए
पहला नाम जो होता है महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी पहले अक्षर जो होते हैं कम संख्या में उनकी संख्या ज्यादा होती है। इसलिए नाम का पहला अक्षर भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक नहीं दे। और नामांक, अब हम देखते हैं कि शत्रु अंक कौन कौन होते हैं। इनका मूलांक 7, भाग्यांक 1। आपको बता दें कि जो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है जिसे एटीट्यूड नंबर कहते हैं, और एंजल नंबर निकलता है जो वातावरण को दर्शाता है। यह वर्ष से निकलता है। वर्ष में के अंकों को एकल अंक में जोड़ दिए, परिवर्तन कर दिए, जो इस जातक का 2 होता है, और पुरुष के लिए 11 में से 2 घटाते हैं, वह 9 बनता है। और महिला के लिए 2 में से 4 जोड़ते तो 6 बनता। तो पुरुष के लिए 11 से घटाएंगे उसके प्रतिफल को, वर्ष के अंक को, एकल अंक को, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये निकालते हैं, जातक का जो एंजल नंबर है 9 बनता है। अनुपलब्ध अंक 3, 5, 8। अब आइए शत्रु अंक को पहचान। अब इनके देखें, 1 के 8 दुश्मन है। 8 अंक इस जातक का मिसिंग है, इसलिए पूरे जीवन में इनके लिए 8 अंक की व्यवस्था नहीं करें। साथ ही साथ 6, 3 इनका जो 7 अंक बनता है, 7, 9, 3 इनके दुश्मन है, मूलांक 7 बनता है। 7, 9, 3 इनके दुश्मन होते हैं, इसलिए 7, 9, 3 की भी व्यवस्था नहीं करेंगे। 3 ही मिसिंग है इनका। 7 है इसलिए 7 दोबारा नहीं होगा, 9 अब ज्यादा नहीं। अब इस तरह से हम इन अंकों के लिए इनमें हम इनके अंक को सुधारने का प्रयास करेंगे, और 5 अंक यदि मिल जाता है तो बल्ले बल्ले। इस प्रकार हम कहें कि इनके सिल्वर राजयोग की संभावना कम है, क्योंकि 8 अंक ला ही नहीं सकते। उसी तरह से 3 अंक नहीं ला सकते, तो इमोशनल प्लेन जो है 66% वही रहे या 33। अब आपके समक्ष हमने अंकों का जो अक्षर है, दुश्मन अक्षर, वो अभी रखा है ताकि नाम का पहला अक्षर वह नहीं। इस जातक के लिए जो 7 अंक है, इसमें के नहीं आता है, और इन 1 के लिए भी के नहीं आता। 1 का दुश्मन एफ और पी होता है। तो इस तरह से अंकों को के दुश्मन अंक हम जान गए। और यहाँ आपको यह भी बता दें, इन अंकों के में कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही दुश्मन है। 4, 7, 8, 9 ये अपने के ही दुश्मन है, और जातक का मूलांक 7 होता है, इससे 7 भी दोबारा नहीं होगा। अब कहा गया है ये अंक मोबाइल में अगर दोबारा आते हैं 4, 7, 8, 9, तो ये अच्छा नहीं होते। इनसे 2 से ज्यादा बार भी आते हैं तो अच्छा नहीं होता। इसलिए इन अंकों का रिपीटिशन शुभ नहीं। तो इस प्रकार ये अंक आपस के ही दुश्मन हैं, और इन अंकों को दोबारा प्रयोग नहीं करते। अब हम जान जाए, इसी तरह से समझें कि 4 मूलांक होता है, 4 भाग्यांक होता है, तो आपस में दुश्मन होते हैं, जबकि 4 और 4 दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मूलांक और भाग्यांक एक ही अंक होगा। 7 मूलांक 7 भाग्यांक एक ही अंक होता है, लेकिन अशुभता नहीं है। अब चलिए, ये अंकों को हमने पहचाना कि आपके अंक कैसे काम करते हैं, शुभता और अशुभता कैसे होते हैं, और वर्ष कैसा होगा यह जानने के लिए 2026 वर्ष के प्रारंभ है, और वर्ष की चर्चा करना जरूरी, यह बोनस के रूप में आपको समझ सकते हैं। तो वर्ष फल कैसे जाना, वर्ष फल जानने के लिए हमारा जो जन्म तिथि है, उसमें से वर्ष के अंकों को निकालकर वर्तमान वर्ष के अंकों को जोड़ रखते हैं। यदि हमारा जन्म तिथि 1 जनवरी 2026 के बाद का है, तो वर्तमान वर्ष को रखेंगे। पहले का है तो पिछला 2025 ही लेकर चलेंगे। और जो अंक जो सभी अंकों को जोड़ने के बाद जिस तरह से भाग्यांक निकालते हैं, यहां भी निकालेंगे। जो अंक होता है वह उसे हम जोड़ेंगे और तालमेल करेंगे रनिंग एज से, मूलांक का भाग्यांक से। अब आप देखिए, जातक का रनिंग एज 8 है। 7 का 8 दुश्मन नहीं है, 1 का 8 दुश्मन। और साथ ही साथ इनका जो भाग्यांक दे रहा है, इनका जो आज का इस वर्ष का अंक दे रहा है, पर्सनल ईयर जो दे रहा है, वह 9 दे रहा है। ये 7 का दुश्मन, 1 का दुश्मन नहीं है। इसलिए इनके मिले जुले फल होंगे। और उस वर्ष और 8, 9 का संबंध भी देखना है। 8 का देखिए 9 दुश्मन है, 9 का 8 दुश्मन है।
इसमें थोड़ी सी बाधाएं तो आए। हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि और भी निर्भर करता है परिणाम देखिए मोबाइल अंक पर आदि, मकान संख्या, गाड़ी संख्या आदि सभी पर। इसलिए अंकों को कैसे जानें, अंकों को कैसे समझें, अंकों को कैसे बूझें और अंकों को सही कैसे उपयोग करें, इसी की चर्चा थी। और आप भी अपने पर्सनल ईयर का निकाल सकते हैं और अपने पूरे अंकों को जोड़कर सुलटा सुलटा दे सकते हैं और सही अंकों को पहचान कर सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। और आज हम आप चलते हैं आज के अंक। अभी हमने चलते देखा अंक कैसे काम करते हैं। जी हाँ, अब हम देखते हैं अंक क्या है। आज का अंक 9 बोल रहा है। आज का अंक 9 बोल रहा है और 9 अंक सेनापति जैसा होता है। वह केवल एक ही का मित्र होता है, वह मित्र होता है केवल राजा का, सरकार का। और इसलिए 1/10/1928 को जन्मे जातक किसी भी माह के, उनके लिए दिन आज उत्तम होने के समय, अति उत्तम नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी जो ये सैनिक होता है यह राजा का अति मित्र नहीं होता, क्योंकि जितने भी पदच्युत राजा होते हैं वह सैनिक ही करते हैं। इसलिए यह राजा का मित्र है और राजा इस पर निर्भर है, इसलिए यह उत्तम हो सकते हैं। बाकी अंक यदि देखें 5/14/23 को जिनका जन्म हुआ है वह तटस्थ होंगे, क्योंकि 5 अंक किसी के साथ दुश्मन नहीं है और कोई अंक किसके साथ नहीं है, इसलिए तटस्थ है। और आखिर सैनिक को भी थोड़ी आराम चाहिए, इसलिए 6/15/24 को जन्मे जातक के लिए भी स्थूलता के संकेत है, सामान्य भी ग्रहों के संकेत से सभी अंक आज के दिन शुभ नहीं। कोई शत्रु है, कोई अति शत्रु, 4, 7 और 9 अति शत्रु, और 2, 3, 8 ये शत्रु। तो इन तिथियों को जन्मे जिनका जन्म इनका मूलांक यह होता है, वे सावधान रहें और केवल 1/10/1928 के लिए एक उत्तम है। 6/5/14/23 को जन्मे जाता है, 6/15/24 को जन्मे जाता है के लिए साधारण है। शेष तिथि को जन्मे जाता है के लिए उत्तम नहीं है, सावधान। दैनिक कार्यों में सावधानी, वाहन चलाते समय सावधानी, वाद विवाद से दूर। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंतिम पड़ाव पर आ गए और आशा करते हैं यह प्रस्तुति आप तक आप आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी, उपयोगी साबित होगी और आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना नहीं, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित। और अंत में सरस्वती बांटने से बढ़ती है, लक्ष्मी बांटने से घटती है। फिर सर लक्ष्मी को सजो कर रखें, सरस्वती को बांटे। इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छाओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी सुखता सके। और अंत में मनोबल बढ़ाने हेतु इस प्रस्तुति को बेहतर करने हेतु आपका सुझाव अपेक्षित है। यदि आपके मन में कोई सुझाव चल रहा है, देर न कीजिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके सुझाव। और अंत में हम विदा लेते हैं इस पे वादे के साथ कि कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, मेहनत करके उस प्रस्तुति को संजो कर और आपके लिए तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। लेकिन जाने के पूर्व हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं शुक्रदेव से तथा मां लक्ष्मी से, जो कि असीम कृपा पर बनी रहे और आपका भी आज का शुभ। जय शुक्रदेव, जय मां।